हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सेक्शन 1 जो है आपके 16 क्वेश्चंस कैरी करता है, जिसमें से 14 मार्क्स हैं, 14 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो ये सेक्शन जो है, और क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके 8 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स ईच। तो इस तरह से ये सेक्शन जो है 22 मार्क्स का होता है। और जो सेकंड सेक्शन है, जिस सेक्शन बी, ये जो है 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये टोटल सेक्शन है 18 मार्क्स का। लगभग पेपर जो है वो सारा का सारा आपका कंसेप्ट बेस्ड पेपर है। और इसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं थोड़े से फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं। यानी सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और अभी हम आगे देख लेते हैं कि मेरी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो सेक्शन सी जो है इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कैरी करता है। तो ये जो सेक्शन है ये 15 मार्क्स का रहेगा। और फिर इसके बाद इसमें एक चॉइस दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस इनिशिएट इट्स डिलीवरी फ्रॉम मदर्स वॉर्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमेशा देखिए, जब भी एक फीटस जो है वो फुली ग्रोन हो जाता है, ये फुली ग्रोन फीटस हमेशा अपनी मदर से यानी डिलीवरी के लिए, यानी पार्चुरेशन के लिए, द प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ अ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। और इस पार्चुरेशन में हमेशा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये काम करता है। तो किस तरह से करेगा। जो भी फुली मैच्योर फीटस है वो अपने प्लेसेंटा के थ्रू सबसे पहले सिग्नल मिलता है किसको, प्लेसेंटा को। तो प्लेसेंटा जो है वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस, अब आपको पता है प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हुए सबसे पहले रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो भी मायोमीट्रियम की वॉल है, यानी वॉल पर्टिकुलर कौन सी है, एंडोमीट्रियम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द बेबी। पेरीमीट्रियम विच इज आउटर मोस्ट वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यूनिक आइडेंटिटी टू द ऑर्गन इटसेल्फ। एंड जो मायोमीट्रियम की वॉल है वो होती है मस्कुलर वॉल, और उसका काम होता है बर्थ का। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, देयर विल बी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस इनटू द मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, देयर विल बी अ पॉजिटिव सिग्नल टुवर्ड्स पिट्यूटरी, यानी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है किसको, पिट्यूटरी को। किसके पिट्यूटरी को, मदर पिट्यूटरी को। मदर पिट्यूटरी फर्दर क्या है, फिर से ऑक्सीटोसिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इस ऑक्सीटोसिन की वजह से यही कंडीशन फिर से क्या, मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है पिट्यूटरी को। और ये जो साइकिल है, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन से रिलीज, और रिलीज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज, इस तरह की जो चीजें हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। और ये काफी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी पार्चुरेशन का प्रोसेस है वो हमेशा स्टार्ट होगा फीटस की तरफ से। इसको इसी तरह से डिफाइन कर देंगे आप। सबसे पहले आप शुरू करेंगे लिखना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें 3 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है कोर्टिसोल, दूसरा है ईस्ट्रोजन, और तीसरा है इसमें ऑक्सीटोसिन। यानी ये तीनों हार्मोन्स जो हैं, और वो फंक्शन उसका, उसकी जो साइकिल है वो मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद आता है 27th क्वेश्चन, हाउ वुड यू फाइंड आउट अ जीनोटाइप ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट के जीनोटाइप को देखिए हम किस तरह से पता लगाएंगे। पी प्लांट का जीनोटाइप किस के लिए बोला इन्होंने, वायलेट फ्लावर्स। यानी एक प्लांट है, उसके पास वायलेट फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, सारे के सारे, सारे के सारे वायलेट फ्लावर दो कंडीशंस पे बन सकते हैं। या तो कंडीशंस रहे दैट बोथ ऑफ द प्लांट्स आर कैपिटल वी, यानी यहां से क्या होगा, वायलेट, कैपिटल वी, कैपिटल वी, कैपिटल वी एंड कैपिटल वी, चारों जो है वायलेट होंगे। और देयर विल बी अ 4:0, वायलेट की रेशियो 4 रहेगी और व्हाइट की रेशियो 0 रहेगी। बट अगर सेकंड कंडीशन में हम एक एक प्लांट को रिसेसिव भी ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, दूसरे तरीके का एक पुनेट्स स्क्वायर बनता है, कैपिटल वी, स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, स्मॉल वी और कैपिटल वी। अब डोमिनेंट जो भी है यहाँ पे, इस डोमिनेंसी की वजह से देयर विल बी अ वॉयलेट फ्लावर। बट देयर विल बी अनदर कंडीशन, जहां पे यहां पे कैपिटल वी प्रेजेंट था, यहां पे स्मॉल वी प्रेजेंट है। तो फिनोटिपिकल रेशियो जो है इसकी, वो वॉयलेट और व्हाइट की 4:0 ही रहेगी। बट जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या हो जाएगी, देयर विल बी अ चेंज। ऑल ऑफ द प्लांट्स, यहां पे जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल वी की थी 4, और कैपिटल वी स्मॉल वी की थी 0। इधर हो गया चेंज, चेंज क्या हुआ, कैपिटल वी और कैपिटल वी, इसकी रेशियो है हमारे पास 0, और दूसरी कैपिटल वी स्मॉल वी, यानी हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन क्या है हमारे पास, 4। अब जैसे ही हमें ऐसी कंडीशन मिलती है, हमें पता लगाना है कि कौन सा जो प्लांट है वो क्या है, हेट्रोजाइगोटिक है। तो इसके लिए हम एक क्रॉस को इंप्लॉय करते हैं, उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करने के लिए हमेशा देखिए, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड के साथ में हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव का।
अब रिसेसिव के लिए हमें अब इसकी कंडीशंस जो है अननोन है, इसका जीनोटाइप अननोन है, बट रिसेसिव का जीनोटाइप हमें पता होता है, दिस इज स्मॉल वी एंड स्मॉल वी। तो एक पुनेट्स स्क्वायर हम बना लेते हैं, इसमें सपोज कैपिटल वी, स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, ये रिसेसिव है और ये जो है वो अनआइडेंटिफाइड टाइप का है। तो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, देयर विल बी अ 50% रेशियो ऑफ वॉयलेट एंड 50% रेशियो ऑफ व्हाइट। ये कंडीशंस हमारे पास आएंगी। इसका मतलब ये है कि जो मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो वहां के उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या जाता है, वॉयलेट जो है वो 50% एलील्स में प्रेजेंट है। किसी भी प्लांट के गैमीट्स में या उसके कंप्लीट जीनोटाइप में 50% कैरेक्टर ही कैसा है वो वॉयलेट को कैरी करता है, दूसरा कैरेक्टर कैसा है वो रिसेसिव है। सो इस तरीके से ये आप अगर ग्राफ बना के इसको डिटेल में देते हैं तो क्या होगा, आपको नंबर्स जो हैं वो पूरे मिल जाएंगे और इसमें से आपके नंबर कहीं नहीं काटे जा सकते अगर इस तरह से आप कंप्लीट ग्राफ की फॉर्म में लिखिए। लिखेंगे आप इसको पॉइंट वाइज तो वो बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा और पढ़ने के लिए इतना कोई ज्यादा सही इच्छुक रहता नहीं। इसके बाद डिफाइन फ्लॉक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। फ्लॉक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि फ्लॉक्स क्या होते हैं। फ्लॉक्स होते हैं कोई भी बैक्टीरिया रहेगा, एरोबिक बैक्टीरिया, मोस्टली एरोबिक बैक्टीरिया, और उसके अंदर से एरोबिक फंगस, ये जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द माइसीलियम ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट एंड द बैक्टीरिया, द एरोबिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड देम। तो ये क्या होता है, ये फ्लोक होता है। अब यहां पे एक चीज ये है कि जो भी बैक्टीरिया है, यानी ये जो फ्लोक मैंने अभी भी बनाया था, तो जो भी बैक्टीरिया होता है वो एक सर्टेन कंडीशंस में अगर ग्रो करना शुरू कर देता है, यानी अगर उसने ग्लूकोज पे ग्रो करना शुरू कर दिया या किसी भी तरह का उसको फूड मटेरियल मिल रहा है, तो वो दूसरे फूड मटेरियल पे शिफ्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी लैग फेज लेता है। रिमेंबर एक ग्राफ हमने बनाया था, दिस इज लैग फेज, देन एक लोग फेज आता है, फिर शिफ्टिंग आती है और फिर क्या है, लोग फेज आता है। तो ये ट्रांजिशन फेज जो है इसमें टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, हम पिछले यानी जब भी हम साइकिल्स में काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो एक ट्रीटमेंट के टाइम पे जो वाटर के अंदर फ्लॉक्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम नेक्स्ट साइकिल के अंदर भी क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसकी वजह यह है कि जो फ्लॉक्स हैं वो क्या है, एक्टिवेटेड है और पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करने के लिए अडॉप्टेड है। तो यहाँ पे जो भी बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा वो जल्दी से शुरू हो जाता है। इनका काम होता है ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना। तो जो पिछला जो ट्रीटमेंट था उसमें उससे हमने फ्लॉक्स जो है इसके अंदर डाल दिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनोक्यूलेशन। जैसे दिन का बचा हुआ दही हम शाम को दूध में डालते हैं जिसकी वजह से वो दही जम जाते हैं या दही बन जाती है, उसको इनोक्यूलेशन बोलते हैं। यानी वी आर गिविंग द एक्टिवेटेड प्राइमरी माइक्रोबैक्टीरियम टू दिस, और ये क्या करते हैं, बायोगैस और मैन्योर की प्रोडक्शन के लिए इस स्लज के अंदर जितना भी मटेरियल होगा ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यही प्रोसेस है। इतना सा अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। प्लस में ज्यादा प्रोसेस कोई भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर फ्लॉक्स के बारे में आप लिख देते हैं, फ्लॉक्स का स्ट्रक्चर बता देते हैं और उनकी सिचुएशन बता देते हैं कि वो एरोबिक होते हैं और इनोक्यूलम की तरह यूज कर लेते हैं हम उन्हें, तो और बायोगैस और मैन्योर प्रोडक्शन के लिए, तो वो इनफ होगा। इसके बाद आता है अ फार्मर नोटिस दैट निमेटोड। निमेटोड का क्वेश्चन कहां आ रहा है, निमेटोड इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट्स हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन यील्ड। अब देखो भाई, रिडक्शन हो गई यील्ड में तो ऑब्वियस है वो हो जाएगी क्योंकि निमेटोड का इन्फेक्शन हो रहा है। निमेटोड क्या है, बहुत छोटे छोटे से पैरासाइट होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सजेस्ट अ स्ट्रेटजी विच प्रोवाइड सेलुलर डिफेंस फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, एक्सप्लेन द टेक्निक। अगर आपको पता है कि कौन सी टेक्निक होती है तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। काफी एक अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आरएनएआई, आरएनएआई वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। सबसे पहले क्या करता है, निमेटोड जो है प्लांट की रूट्स के अंदर जाएगा और प्लांट्स के रूट के अंदर जाकर ये कुछ एमआरएनए की हेल्प से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये इस निमेटोड के लिए रूट्स के अंदर रहना क्या बना देते हैं, हैबिटेबल। यानी अपने लिए क्या कर रहा है, ये एक एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है। अब हमने क्या किया, जो प्लांट सेल थे, रूट सेल्स जो थे या कोई भी प्लांट सेल थे, उनके अंदर एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से, या ध्यान है अगर आपने पढ़ा हो एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम इज अ वेक्टर यूज्ड फॉर प्लांट सेल डीएनए ट्रांसफर। प्लांट सेल में डीएनए ट्रांसफर के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते हैं। इसका टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो था उसकी हमने जेनेटिक चेंज करके उसके अंदर, और हमने क्या किया, ये जो आरएनए बन रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री याद रखिएगा, जब भी एक स्ट्रैंड है उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड होते हैं, यानी ये स्ट्रैंड अगर
एक्सप्रेस करती है इनटू प्रोटीन, तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी और ये डबल स्ट्रैंडेड होता बन जाता है। ठीक है, ये एक एमआरएनए था और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये इसका दूसरा पार्ट है। हमने क्या किया, टीआई प्लाज्मिड में कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की स्ट्रैंड को इनकॉर्पोरेट किया, और जब भी वो टीआई प्लाज्मिड क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो जो ये एमआरएनए है, सपोज दिस इज द एमआरएनए ऑफ निमेटोड, और हमने इसके अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे आरएनए आई का, तो आरएनए आई क्या करता है, ये आरएनए आई इसको डबल स्टैंडर्ड कर देता है। और आप लोगों को पता है कि एमआरएनए है जब भी डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में रहता है तो इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, और वो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब अगर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो ये जो हैबिटेबल एनवायरनमेंट है ये नहीं बन पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, निमेटोड जो है वो सॉरी, या तो मर जाएगा और या तो वहां से निकल के भाग जाएगा। तो इस टेक्निक को आप आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस, और ये जो व्हाइट कलर का हमने बनाया है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए को बोलते हैं एसआईआरएनए, ये इसका मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इसको डबल स्टैंडर्ड करता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये 30वां क्वेश्चन है। तो इसमें ग्राफ बिटवीन गिवन बिलो रिप्रेजेंट 3 कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एल, एम एंड एन। ये 3 आपके पास दिए हुए हैं और ये तीनों को देखो क्या कहां से आया, कौन सा ग्राफ है, ये है ग्राफ इकोलॉजी का। इकोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 13 में ये ग्राफ कहां दिया हुआ है, ये है रेगुलेटर, कन्फर्मर और पार्शियल रेगुलेटर्स का। ठीक है, ये होते हैं कन्फर्मर्स, ये एम जो है ये होते हैं रेगुलेटर्स, और जो एन है ये होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। अब देख लो इसमें एक चीज, ये है इंटरनल लेवल यानी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, और ये है एक्सटर्नल लेवल। तो जहां पर भी इंटरनल लेवल जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जहां इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कोई भी वाटर कंडीशंस में एक्सोस्मोसिस या पीएच का चेंज होता है, वो होते हैं सारे कन्फर्मर्स। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। एम जो है ये रेगुलेटर्स हैं, यानी इन्होंने अपना जो इंटरनल लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है एट अ स्टेट जो उनका नॉर्मल स्टेट है। और पार्शियल रेगुलेटर्स एक हद तक, जब तक ये सेंड कर सकते हैं तब तक ये कंफर्म करते हैं, यानी अपने चेंजेस नहीं करते और उसके बाद में चेंजेस कर लेते हैं। तो ये है 3 तरीके के पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर्स। इसके बेसिस पे आपको सेट दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, एक में है 2 और एक में है 3, तो यहां पर जो है वो आपको चॉइस मिलती है। Given below examples of some activities performed by animal categories, these activities into appropriate kind of organism response as shown in the graph। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये इन तीनों में से कौन से पे सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं, यानी व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर दीज। इन समर वी स्वेट प्रोफ्यूजली, हम समर्स में स्वेट क्यों होता है, क्यों आता है पसीना, पसीना आता है टू कूल डाउन द बॉडी, यानी हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर अबव द सरफेस, जिसकी वजह से ठंडा रहेगा शरीर। तो ये है रेगुलेटर्स का एक फंक्शन। और दूसरा है समटाइम डेजर्ट लिजार्ड बास्क इन द सन एंड समटाइम दे मूव इन द शेड। तो इसका रीजन ये है कि जब भी सर्दी ज्यादा होती है और धूप निकलती है तो लिजार्ड जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, तो सन में रहेंगे ताकि सूरज की गर्मी उनके ब्लड को जो थोड़ा वार्म अप करे और वो उनकी बॉडी एक्टिविटीज फिर से नॉर्मली रेगुलेट हो सके। एंड समटाइम्स दे मूव इनटू शेड, तो जब जरूरत से ज्यादा गर्मी होती है तो वो या तो अपने बिलों में घुस जाते हैं और या वो शेड में चले जाते हैं। तो ये है एग्जाम्पल कन्फर्मर्स का। ठीक है, इसके बाद और के क्वेश्चन में आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेरी स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड रेयरली इन द पोलर रीजन, तो इसका रीजन ये है कि जो भी सरफेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें से या तो ज्यादा रिलीज होती है हीट, और या जो एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा होती है, यानी मोर सरफेस लेस वॉल्यूम। ठीक है, ये एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कमेंट्स में जाके फटाफट से बता देना कि ये जो लॉ है ये किसने दिया था। ठीक है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो विद द सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है कैसे, अब किसी भी जगह पर वॉल्यूम तो बहुत थोड़ा सा है, यानी उसकी रेगुलेशन जो है वो बहुत थोड़े एरिया से हो रही है, यानी उसके अंदर जो है नंबर ऑफ सेल कम है, उसके ऑर्गन जो है बहुत कन्फाइंड, बट उसका सरफेस एरिया जो है वो एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन करते हुए हीट लॉस जो है वो ज्यादा होगा। अब सर्दियों में गर्म रखने के लिए हीट लॉस तो ज्यादा होता है, बट ये बहुत छोटा सा है वॉल्यूम इनका, तो इतना ज्यादा हीट जनरेशन नहीं हो पाती, इसी वजह से जो स्मॉल एनिमल है वो पोलर रीजन में बहुत कम मिलते हैं।
मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, इनके ईयर्स एंड लिम्स सेम टू सेम इसी चीज पे जाते हैं कि ईयर्स जो है वो उनका सरफेस एरिया अगेन ज्यादा होता है और उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। प्लस में थिन होते हैं ईयर्स भी, और जो टिप्स होती हैं, जो फिंगर टिप्स हैं या जो टो टिप्स हैं, ये बहुत थिन होती हैं, इनके ऊपर इतना ज्यादा कवरिंग नहीं होता, ये ज्यादा से अब इनके पास बोन्स है सिर्फ, और कानों में क्या है, कार्टिलेज है, तो हीट निकलती ज्यादा है, पर प्लस उस हिसाब से हीट जो है वहां पर जनरेट नहीं हो पाती, इस वजह से भी ये है। तीसरा है इनिशियली वी फील नोजिया एंड फैटीग when we reach high altitude such as रोहतांग पास and then gradually we feel normal, तो इसका है ये कि ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब भी हम जाते हैं ऊपर तो हमारे अंदर आरबीसी जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यानी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन में रहते हैं। जब भी हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में, जो नंबर ऑफ आरबीसी हैं वो इनफ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब देखिए एक चीज तो ये हो सकती है कि या तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज कर दिया जाए और या एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। अब अवेलेबिलिटी तो इंक्रीज नहीं हो सकती, तो क्या होगा, बॉडी जो है आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिससे हम थोड़े से टाइम के बाद में नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये है इन क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट जो इसका सेक्शन डी है वो सेक्शन डी 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस कैरी करता है और आपको 3 ही चॉइस मिलती हैं, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बट हाँ एक चीज का चेंज है कि ये क्वेश्चन जो है पहले पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, अब ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज मी विजय एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो तैयारी आप उसी हिसाब से करेंगे। ऑल द बेस्ट। इस पेपर का डिस्कशन हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और आगे की वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।